मोल्टन स्टेट में थोड़ी करेगा, मेटल स्टेट में तो वायर पिघल जाएगा। वायर पिघल गया मतलब कंडक्टिविटी लॉस। मोल्टन स्टेट में कैसे करेगा? Covalent solids, all right. Maintain silence and pay attention over here. We talk about covalent solids. They are also known as giant molecules or network solids. They are also known as giant molecules or अब यहाँ पर constituent particles कौन से हैं? Constituent particles है atoms which are having continuous bonding with other atoms of the same element. Okay, so यहाँ पर क्या है? The constituent particles are which are covalently bonded to other atoms of the same element. Atoms which are covalently bonded to other atoms of the same element. These solids may or may not conduct electricity. May or may not conduct electricity. Depending upon the nature and the hybridization state of the atoms. Depending upon the nature and the hybridization state of the atoms. Solids may or may not. ओके अब अगर इसका एग्जाम्पल हमें देखना है कोवैलेंट सॉलिड्स का, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो डायमंड, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है
graphite. Okay, diamond, graphite, these are all examples of covalent solids. अब डायमंड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, मतलब ये एक ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बिजी है। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी है तो कंडक्शन में तो कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट का जो कार्बन है, द कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। नाउ दिस sp2 हाइब्रिड कार्बन has one unpaired electron, one electron which is free and that participates in conduction. So that is what it is, that depending upon the type of the atom, atom का type क्या है, atom का hybridization state क्या है, हम ये बोल सकते हैं that this solid will conduct electricity or not. Understood? But they will conduct electricity in their solid form only. जैसा आयोनिक सॉलिड था वो अपने मोल्टन फॉर्म में या फिर अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मेटालिक सॉलिड्स है वो सिर्फ अपने सॉलिड फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वैसे ही कोवैलेंट सॉलिड्स भी है, सॉलिड फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन देयर सॉलिड फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? They show continuous bonding tendencies. They show continuous bonding tendencies. In between their atoms. There is a continuous bonding tendency. एक टाइप का बॉन्ड बनाना चालू करेगा कार्बन तो कंटिन्यूअस बॉन्ड्स बनाते ही रहेगा। सो this imparts rigidity to these solids. They are generally known to melt at high temperatures. They are generally known to melt at high temperatures. Is this clear? Yes. About covalent solids? Remember that they are also known as giant molecules or network solids. Note this down quickly. Polymer will need a monomer. समझे? Monomer which will repeat itself regularly. Polymers can come under molecular solids. हाँ लेकिन वो जाइंट नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने P4 P8 उससे ज्यादा नहीं है। 4 और 8 के साथ में आप कोवैलेंट सॉलिड नहीं बोल सकते। बहुत सारा चीज। Everyone has noted this down? Molecular solids नहीं। Polymer
पॉलीमर में क्या रहता है बता, कौन सा पॉलीमर पड़ा है बताओ? नायलॉन 6, वेरी नाइस, शट अप मैडम। नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट बताइए। नाम बताओ ना। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन ई नहीं है वो, एप्सिलॉन है। तो बोलते बोलते अपना आदत हो गया है, क्योंकि वो ई जैसा दिखता है, ई कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। और क्या बोल रहा था? उसका क्या है? तो जब ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन सिंथेसाइज होंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा? विच मॉलिक्यूल? तो वो जो यूनिट है ना, वो एक मोनोमर है। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन को कंबाइन करके जो मिलता है, जब वो रेगुलरली रिपीट होएगा तो बनेगा नायलॉन 6,6 का पॉलीमर। एटम को रिपीट करके पॉलीमर नहीं बनता है। कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ पॉलीमर, समझे? हाँ, मॉलिक्यूल रिपीट होएगा, द मॉलिक्यूल विल रिपीट। जैसे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम विल रिपीट इटसेल्फ, तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। Here atom only, and atom with other atoms of the same element। ये दो मेन क्राइटेरिया है कोवैलेंट सॉलिड का, atoms with other atoms of the same element। Is this clear? Now we go to a very lengthy part, that's molecular molecular solids. Now the very first thing over here is that the constituent particles here are covalently bonded molecules। Constituent particles here are covalently bonded molecules। कौन से molecules हैं? covalently bonded molecules। समझे? These molecules differ in their types. Depending upon the nature of atoms bonding in it। These molecules differ in their types depending upon the nature of atoms bonding in it। तो इसके types क्या हैं? polar molecular solids, non-polar molecular solids,
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये इसके टाइप्स हैं। Feeling sleepy early morning is normal. The age in which you all are and the amount of stress or pressure that you all are having, feeling sleepy early morning is normal. Going off to sleep is criminal. That too sitting on second bench. It may be deadly also. With the kind of marks that you are getting. समझ आ रहा है ना? Yes or no? Polar molecular solids, non-polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. These are the three different types of molecular solids. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसा रहता है? I'll tell you. The bonding atoms show significant difference in their electronegativity values. Bonding atoms show significant difference in their electronegativity values. Okay. Example, solid NH3, solid SO2, solid H2O, solid CCl4. These are all polar molecular solids. What are they? तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है? We have sulfur, we have oxygen. What we see? We see a partial positive charge on sulfur, partial negative charge on oxygen. Again it is so what happens over here is this sulfur is temporarily bonded with this oxygen. This sulfur is also temporarily bonded with this oxygen. Understanding? So polar molecular solids, what do they show? They show extra intermolecular forces of attraction due to difference in polarity. There is polarity. Yes or no? And due to this difference in polarity, there is extra bonds. So don't you think these solids will be a little more stable because of these extra bondings? This extra bonding will do what? Enhance their density, make them more rigid, help these particles to get more tightly bonded with each other. Yes or no? Yes.
These solids exhibit extra intermolecular forces of attraction. It's more rigid as molecules are tightly packed. They're tightly packed with each other. They are known to have higher melting point as compared to the non-polar molecular solids. Understanding? These solids may often dissociate to form ions and participate in conduction of charge. Yes or no? आप जितने भी पोलर सॉलिड्स को देख लो, ये टूटकर आयंस बनते हैं. आयंस, एक आधा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा होगा जो टूटेगा और आयंस नहीं बनेगा, जैसे वाटर H2O. When it breaks, does it give you atoms of oxygen and hydrogen? No. Water will not break to give you atoms of hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen का एटम कंबाइन होकर वाटर बना है. तो ये मॉलिक्यूल को ब्रेक होने के बाद क्या मिलना चाहिए? एटम्स. लेकिन मिलता है क्या? क्या मिलता है? H plus and OH minus. Yes or no? Understand? So majority of your polar, देखो पोलर में क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई है, इसीलिए तो पोलर हो गया है ना. इसलिए तो पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया. पार्शियल चार्ज क्यों डेवलप हो गया? बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो जब ये मॉलिक्यूल को तोड़ने की बात आती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा छीना झपटी होएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख लेगा, बोलेगा देगा ही नहीं, जा. HCl में क्या होता है? यही होता है. हाइड्रोजन को बोला गया इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, स्टेबिलिटी मिलेगी. हाइड्रोजन चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने, बॉन्ड बना लिया. बॉन्ड बनाने के बाद क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ. क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जब बॉन्ड टूट रहा है क्या मिल रहा है? H प्लस Cl माइनस. क्या H प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके हमने HCl बनाया था? नहीं. हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके HCl बनाया था. टूट के क्या मिला? आयंस. क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो गया. अंडरस्टैंडिंग? कोई भी अल्केन ले लो, अल्केन जो तुम्हारा मन पसंद है, कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी अल्केन. इसको तोड़ने पे तुम्हें उस पर्टिकुलर अल्केन से कार्बन और हाइड्रोजन मिल सकता है. उसमें से तुमको आयंस नहीं मिलेंगे. बट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या मिलता है? आयंस. और इसीलिए तो ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन ऑल्टर्ड कंडीशंस. अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? क्लियर? Then we go to non-polar molecular solids.
अब इसमें क्या होता है, constituent particles are molecules only, but which type of molecules? Which do not have significant electronegativity difference between them. Here the constituent particles are molecules constituent molecules have atoms constituent molecules have atoms which do not show significant difference in their electronegativity value. Example: alkenes, alkenes, alkynes. No difference in electronegativity. कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, यस और नो? क्या कार्बन मतलब जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने वाला है? क्या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ पुश करने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. Nothing of this sort is going to happen. Why? There is no significant difference in electronegativity. So there is no affinity for electrons. So here the molecules are independent. There is no extra intermolecular forces of attraction. समझे? अरे yes or no? Yes. These molecules exist independently in their solids. They do not show any significant intermolecular forces of attraction. Do not show any significant intermolecular forces of attraction. Understanding? They exist independently. इनका existence कैसा है? Independent. So these are comparatively less rigid than polar and hydrogen bonded molecular solids. समझा? They are comparatively less rigid. They melt at comparatively lower temperatures. These solids do not conduct charge. ये लोग चार्ज कंडक्ट नहीं करते. You don't conduct charge. क्लियर? यस और नो? आया समझ में? सो यहाँ पर क्या है? कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर एटम्स व्हिच डू नॉट शो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज.
ठीक है. नॉन पोलर सॉलिड्स कैन ऑल्सो कंटेन्स दोज मॉलिक्यूल्स यू नो वेयर एटम्स आर बॉन्डेड टू दी अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ओके, एटम्स बॉन्डेड टू अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यार. Solid oxygen, solid nitrogen, they are all what? Non-polar. या फिर for that matter solid carbon dioxide. समझे? Getting it or not? ऑक्सीजन को साइड में कैसे कॉम्प्रेस करके लो टेम्परेचर पे वही पी ब्लॉक हुआ है. ऑक्सीजन कलरलेस ओडरलेस गैस, पेल ब्लू लिक्विड, डार्क ब्लू सॉलिड. रिवाइज नहीं करोगे ऐसे ही होगा. क्लियर? अब हम आ गए. हाँ, क्या हो गया? N2 मॉलिक्यूल में क्या हो गया? N2 ना कोवेलेंट ही है ना, एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड. क्या हुआ? सॉलिड नाइट्रोजन किस में आएगा? तू वो पूछना चाह रहा है. सॉलिड नाइट्रोजन आएगा नॉन पोलर में. N2 क्या चेन बनाता है क्या प्रदीप? चेन बनाता है N2. N2 ऐसा कंटिन्यूअस नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन. N2 खत्म कहानी. उसको कोवेलेंट सॉलिड नहीं बोल सकते हम. दो ही एटम है वहां पर. इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्योंकि दो ही है. कोवेलेंट के लिए क्या होना जरूरी है? कंटिन्यूअस चेन, कार्बन 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 बनाए. कैटिनेशन वाले जो सॉलिड्स होते हैं ना उसको हम कोवेलेंट सॉलिड्स बोलते हैं, जिधर बहुत सारे एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के. लेकिन नाइट्रोजन कैटिनेशन नहीं दिखाता है. इसी चीज को तो हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ना, ग्रुप 13, 14, 15 में. कार्बन शोज द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन. और कैटिनेशन दूसरा कोई एटम नहीं दिखाता है. कैटिनेशन क्या? टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक कंटिन्यूअसली. आज जैसा अपने पास अल्केन अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कोई दूसरे एलिमेंट को लेके अपने पास है क्या ऐसा कुछ? कंटिन्यूअस चेन बनाने के लिए कितना वैलेंसी चाहिए? कंटिन्यूअस चेन अगर बनाना है मुझे, मेरे पास कम से कम कितना वैलेंसी होना चाहिए? दो. कंटिन्यूअस बॉन्ड 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 बनते जा रहे हैं. अभी दो वैलेंसी वाले तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, सल्फर का वैलेंसी 2, 4, 6 है, फॉस्फोरस का है. लेकिन क्या ये लोग कंटिन्यूअस चेन्स बना रहे हैं क्या? बड़े बड़े कंटिन्यूअस रिंग्स बना रहे हैं क्या? बड़ा बड़ा कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्या? नहीं. ये लोग 2-3 एटम्स ज्यादा से ज्यादा कंबाइन होकर के इनका मॉलिक्यूल आपस में सिमट के रह जाते हैं. After 2, 3, 4 atoms, what happens? Their tendency of self-linking is gone. So when the tendency to self-link is gone, you can't call it covalent solid with 3, 4, 5 atoms. They are non-polar molecules. They are non-polar molecules. Sir, what about silicon? सिलिकॉन में थोड़ा बहुत कैटिनेशन दिखता है, बहुत कम. लेकिन सिलिकॉन का भी कैटिनेशन टेंडेंसी स्ट्रांग नहीं है. सिलिकॉन को अगर ऑप्शन दिया जाए कि बाजू में दूसरा सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, किससे बॉन्ड बनाना चाहोगे? सिलिकॉन बोलेगा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने का मेरे को, सिलिका बनाने का, SiO2 बनाने का, Si कंटिन्यूअस चेन्स नहीं बनाने का. अंडरस्टैंडिंग? To some extent you can say polymerized structure है, yes. But देखो तुम बात को समझो, जायंट या नेटवर्क बोलने के लिए ना there has to be a huge number. जैसा हम फ्यूलरीन का बोलते हैं, it contains what?
C60 यूनिट्स, मतलब फ्यूलरीन का वन सिंगल पार्टिकल विल कंटेन व्हाट 60 कार्बन एटम्स। मतलब 1 मोल ऑफ फ्यूलरीन में कितने कार्बन एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ फ्यूलरीन में 60 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इमेजिन 1 mole of fullerene is not 60 carbon atoms. 1 mole is 60 into 6.023 into 10⁻23. So that huge the number has to be. तो उनके सामने क्या होता है, ये 4, 5, 6, 8 नंबर वाले जो सॉलिड्स हैं जिनका एटम सेम है, अभी P4 के अंदर क्या है, सब फॉस्फोरस ही है, S8 के अंदर क्या है, सब सल्फर ही, बट S8 बस हो गया खत्म। So you can call it a molecule of acid where all the atoms are same. They don't show any kind of electronegativity difference. They are all having the same nature. They are non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. अब आया समझ में, आया, क्लियर है? Yes or no? अभी बताओ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ध्यान दो प्लीज, पे अटेंशन। पहला ही पॉइंट है, ऑल द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर solids are also polar molecular solids. But all polar molecular solids may not be hydrogen bonded. समझे ना? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Your hydrogen is one of the constituent particles of the covalently bonded molecule. क्या है? हाइड्रोजन इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. द प्राइमरी रीजन Where you had gone? अच्छा अच्छा, वॉशरूम से बुक्स कैसे आ गए? छुपा के रखा था क्या? प्राइमरी रीजन फॉर पोलैरिटी इज हाइड्रोजन. अरे तुम लोग इतने कम हो फिर भी बात कर रहे हो और ये उम्मीद रख रहे हो कि सर को पता नहीं चलेगा कि कौन बात कर रहा है, और सर उसका इंसल्ट भी नहीं करेंगे. At least when you are less, number is less, you all know na, that everyone is clearly visible. So let us not do something which highlights us. है ना, भीड़ में कोई कुछ भी करता है. So primary reason for polarity is hydrogen. We all know that hydrogen is the most electropositive element. और हाइड्रोजन क्या करता है? कोशिश, जिसके भी साथ बॉन्ड बनाता है उसको नेगेटिव बनाने का पूरा कोशिश करता है.
देखो सवाल ये नहीं है कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बाद दूसरे एटम ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, हाइड्रोजन ने उसको इलेक्ट्रॉन छीनने दिया भी तो। हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन छीनने देता है? नहीं देता है। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट यहां पर ये है दैट हाइड्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एज अ रिजल्ट जब भी कोई सामने वाला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और इस वजह से डेवलप होता है एक पोलैरिटी, पार्शियल चार्ज। यस और नो? एंड जिसके वजह से ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मिलता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉलिड NH3, सॉलिड H2O। क्या हो जाता है यहाँ पे? O है, H है, H है। अब O है नेगेटिव, H है। Another molecule of water. See, if I am not responding to nuisance, na, it means I am ignoring nuisance. समझे ना? Behave like human beings. तुम लोग रात को जंगल में चले जाते हो क्या? एनिमल इंस्टिंक्ट्स। So what happens over here? What can we see? These are intermolecular hydrogen bonds. What are they? Intermolecular arising due to difference in electronegativity. So what we can say? We can say like polar molecular solids, even hydrogen bonded solids are rigid. Yes or no? They melt at high temperatures. Their heat tolerance capacity is high. They ionize and participate in conduction of charge. Yes or no? Clear? Understood? Everyone? Note it down quickly. सर वेबसाइट को पंप करना रहता है तो ज़्यादा कुछ चाहिए। पढ़ ले अलीशा।
तो मैंने कहा कि तूने पढ़ा नहीं, इसके लिए तो कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब क्यों नहीं आया फिर? Now pay attention. We talk about unit cell. What exactly do you mean by this term unit cell? Smallest repeating unit of any crystalline solid. Smallest repeating unit of any crystalline solid. Unit cell. Smallest repeating unit of any crystalline. Now unit cells unit cell will repeat itself in a three-dimensional manner. To form a crystal lattice. Unit cell will repeat itself in a three-dimensional manner to form a crystal lattice. Now the unit cell ना इसके 7 different geometries हैं. आपके सिलेबस में जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इसका कंसिडर होता है दैट इज क्यूबिकल. सो व्हेन यू लिसन टू दिस वर्ड यूनिट सेल, व्हाट मस्ट कम टू योर माइंड इज दिस. This is a unit cell. This is one of the types, and this is the type which is there in your syllabus. इसके अलावा इसके और 7 types हैं, but वो 7 types का जो repeating pattern है वो आपके 12th के syllabus में नहीं है. अब इसके जो dimensions हैं ना वो बहुत fixed हैं, जैसे कि this is A, this is B, and this is C. Now angle between A and C is beta. Angle between A and B is gamma. Angle between is alpha. This is how it is, and this is a fixed denomination. This never changes. This will never change. So have a good look at it. समझ रहे हो? Now when this will repeat in a 3-dimensional manner, you will get a crystal lattice. क्योंकि क्यूब ये हम ले रहे हैं ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसके अलावा और ऐसे बहुत से ज्योमेट्रिकल यूनिट सेल्स के ज्योमेट्रीज हैं जिसके सारे साइड्स सेम नहीं है. दैट इज
Clear? This is understood? Yes or no? Now, when this will repeat three-dimensionally, देखो, when this structure will repeat three-dimensionally, ध्यान से देखना, ये बनाना रहेगा क्योंकि आपको understanding. Got it? So it will repeat three-dimensionally. Understood? This is what we call crystal lattice. Now, let's come back over here. Understand this thing, that each corner over here is spherical. Each corner over here is spherical. Each. वो भी स्फेरिकल ही रहेगा, बट उधर सब एंगल्स डिमार्केट किया है तो इसके लिए उधर वो सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. बट दीज आर नॉट सर्कल्स, दीज आर स्फीयर्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट यू नो, lattice points. What are they called? Lattice points. And it is important to remember that lattice points are spherical in nature. This line you can see na, joining the two lattice points, this is called as the edge length. What is it called? Edge length. Edge length is nothing but the line joining the two lattice points. The line joining the two, that's called as what? Edge length. Line joining the two lattice points is called as the edge length. Is this clear? So this is a unit cell, a cubical unit cell. Unit cell के और कई सारे types हैं. Okay. There are many different geometries to a unit cell. So, rhombohedral, tetragonal, triclinic, monoclinic,
hexagonal, hexagonal, cubic और cubical. They are the types of unit cells, जिसमें से हम लोग cubical consider कर रहे हैं. What are we considering? Cubical. Understanding? Rhombohedral, tetragonal, triclinic, monoclinic, ये सब भी अलग अलग shapes हैं. Something is rectangular, something is hexagonal. Hexagon is nothing but your benzene ring type of a structure. Hexagonal अगर आपको देखना है, it will look something like this. Understanding? This is a hexagonal unit cell. This will repeat. अंडरस्टैंडिंग. स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें ऐसा एक लाइन रहता है, फिर ऐसा एक लाइन रहता है और ऐसा एक लाइन रहता है, फिर इधर भी ऐसा एक लाइन आएगा और दिस इज एग्जैक्टली योर hexagonal unit cell which will repeat. It's a simple thing. You need to understand the basic geometry. कुछ है नहीं उसमें, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है. आप जैसा जैसा लाइंस जा रहा है वैसा वैसा देखिए, या जैसा जैसा लाइंस आ रहा है वैसा वैसा देखिए. हेक्सागोन है, एक और हेक्सागोन आ गया. कौन सा लाइन किधर ज्वाइन हो रहा है वो देखो, आइडेंटिकल पॉइंट्स ज्वाइन होएगा. सिंपल है, बट दिस विल रिपीट 3 डायमेंशनली. So out of all these we have the cubical one that we learn. This is hexagon. हाँ क्या हो गया? हाँ, edge length imaginary रहेगा ना. The line joining the two lattice points. Note this down. Now pay attention. वही पेज ओपन करना है. Slanting rectangle. Is this done? Yes. Now pay attention. We talk about
Contribution of lattice points. We talk about contribution of lattice points. Pay attention. This is a unit cell. At the corner, you have a lattice point. At each of the corners, you have a. So, 8 different corners you will have. 8 different. Yes or no? The point is that this one single corner is common to 8 different unit cells. So one lattice point will contribute how much to one single unit cell? 1 by 8. Pay attention, relax. हाँ बनेगा ना यार. ऐसा हाँ वो बताना था सिर्फ कि वो हर एक कॉर्नर पे रहेगा. तो ये जो है ना, it is contributing how much to this single unit cell? 1/8. Pay attention. Switch off this fan. Pay attention. Yes or no? Now be very attentive. कितना क्यूब्स है? 8. 4 ऊपर है, 4 नीचे है. यस और नो? अगेन पे अटेंशन. ये एक यूनिट सेल है. यस और नो?
दूसरा यूनिट सेल है। अरे यस और नो, आ रहा ना समझ में? This is one unit cell. ये यूनिट सेल है, यस और नो? दिख रहा है ना? 4 यूनिट सेल्स को हमने आइडेंटिफाई डिमार्केट कर दिया, यस और नो? यस और नो? दिख रहा है? ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, पिंक, ब्राउन, ऑरेंज, bang your head on the wall, idiot. बकरी का आगे क्या तुम्हारा? This red one is visible? Yes or no? Yes or no? Clear? Yes. Yes. How many? 8? एक वाइट फोकस ओ हेलो, हो गया ना? ले भाई ले। नहीं नहीं, वाइट कलर नहीं है भाई, ऐसा मत बोल। दिख रहा है पर्पल वाला, दिख रहा है पीछे? यस और नो? पर्पल इज विजिबल? So you have green, purple, blue, yellow, orange, pink, red, dark blue. Yes or no? Look at this center over here. It's common to how many different unit cells? This corner is common to how many different unit cells? 8. So at each corner you can have 8 different unit cells? Yes or no? From each corner of a unit cell, each corner of a unit cell can be common to 8 different other unit cells? Yes or no? Yes. So how much does this contribute to one unit cell? 1/8. Yes or no? ऐसा ही एक लैटिस पॉइंट इधर होगा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल को? 1/8.
Yes or no? Yes. Because from one corner you can have 7 more unit cells. From one corner of a unit cell you can have 7 more unit cells. Yes or no? So what can be said about this? It can be said that lattice point at the corner of a unit cell can be common to 8 other lattice point at the corner of a unit cell can be common to 8 unit cells. Hence, the lattice point at the corner contributes to or contributes 1/8 to one unit cell. Lattice point at the corner contributes 1/8 to one unit cell. Yes or no? Yes. Clear है? This is contribution of a lattice point at the corner. This is just one type. No, don't write, don't draw anything. Wait. Clear? ये एक यूनिट सेल है. यस और नो? नाउ ये दूसरा यूनिट सेल हो गया. अब इन दोनों यूनिट सेल्स के बीच में ये जो है ये कॉमन सरफेस है. यस और नो? Yes. ये सरफेस के बीच में अगर एक लैटिस पॉइंट आ जाता है तो वो लैटिस पॉइंट का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में होगा और बाकी का आधा इस यूनिट सेल में. यस और नो? कितना कंट्रीब्यूशन? हाफ हाफ. यस और नो? ये कॉमन फेस है. लेट अस से दिस A, B, C, D इज अ कॉमन फेस एंड वो फेस के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट है. तो उसका 50% ही आ रहा है ना एक यूनिट सेल में, बाकी का 50% तो बाजू वाले यूनिट सेल में चला गया. अगर मैं लेफ्ट यूनिट सेल के हिसाब से बोल रहा हूँ तो 50% राइट यूनिट सेल में, और अगर राइट यूनिट सेल के हिसाब से बोल रहा हूँ तो 50% लेफ्ट यूनिट सेल में. यस और नो? क्योंकि मेरा लैटिस पॉइंट है किधर? फेस के सेंटर में, कॉर्नर पे नहीं. किधर है? सेंटर. सो व्हाट कैन बी सेड? अ लैटिस पॉइंट which is at the center of a face is common to
different unit cells? Yes or no? Common to two different unit cells. This lattice point contributes contributes 1/2 to 1 unit cell. आ रही है बात समझ में? समझ पा रहे हो क्या सब? यस और नो? क्लियर है? समझा? ओके. Pay attention. She had almost gone to sleep. टाइम पास चल रहा है, ड्राइंग का लेक्चर चल रहा है. आ रहा है सबको सब कुछ समझ? अब ध्यान दो, ये अटेंशन ना. 5 बुक खोलने का रहता है एक साथ एक लेक्चर में. ये जो येलो लाइन है, येलो ही है ना? तो ये जो ए बी है, ये कितने यूनिट सेल के बीच में कॉमन? करेक्ट. तो अगर इधर एक लैटिस पॉइंट आ गया सेंटर में, तो ये कितने यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन है? 4. इसका एक हिस्सा इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है. 1/4. यस और नो? Yes, sir. चार टुकड़े हो जाएंगे ना उसका. स्फीयर है ना, 25% एक यूनिट सेल में जाएगा. 1/4 मतलब 25%. उधर हाफ मतलब 50%. 1/8 मतलब 1/8. हाँ पता है ना. कौन किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. इररिलेवेंट चीज़ों पे सबका ध्यान रखो. सो इधर हम क्या बोल सकते हैं? ओ हीरो क्या डिस्कस कर रहा है? A lattice point which is at the center of the edge length is common to four different unit cells. Yes or no? Such a lattice point will
contribute one-fourth to one unit cell? Yes or no? Clear ना? Understood? तो अगर एज लेंथ के सेंटर में है तो इट इज कॉमन टू 4 डिफरेंट यूनिट सेल्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1/4. If it is in the center of the face, it is common to contribution is 50%, half. At the corner, it is common to contribution is 1. Clear? Cover. Note system. यस बनाना पड़ेगा ना, बट कलरफुल मत बनाइए आप लोग. बहुत सिंपल है बनाने के लिए, डिफिकल्ट नहीं है. उसको बनाने का एक और ट्रिक दो. चार नहीं बनाने का, देखो एक ही यूनिट सेल बनाने का, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए. अब आप क्या कीजिए, उसके हर साइड का सेंटर पॉइंट लेकर के उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए. अब एक यूनिट सेल का 2 हो गया, एक आगे और एक पीछे. चार हो गया. Yes. हो गया ना 8. अरे बीच में हो गया ना, नहीं हुआ? डन. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये सेंटर है, कॉमन टू 1 में. नहीं समझा? ठीक है. खाते में ले लिया टेंशन नहीं, पागल क्रिमिनल. वो अलग टाइप का यूनिट सेल हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा. आएगा भी वो जब एक यूनिट सेल के बीच में एक लैटिस पॉइंट, पूरा अक्खा एक ही यूनिट सेल के अंदर फुल. समझे कैसे आते जा रहे लाइन देखो. आते जा रहे हैं जी. अरे रुको बस. आई गो
लिखो यार फटाफट। हाँ नेक्स्ट इसी को बंद किया क्या कर रहे? गंदा बना हुआ उसका क्या कर रही हाँ वेरी गुड वेरी नाइस। खाली पडलाय ये इरेज करके दो ना। हाँ टेढ़ा है वो। नेक्स्ट पेज पे बना दो।